नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौरसिया और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एजुकेशन फॉर यू पर। और दोस्तों, आज का लेक्चर जैसा कि आप देख रहे हैं कि भैया एनसीईआरटी ईवीएस का एक निचोड़ हम लोग बात करेंगे। डायरेक्ट लाइव आज हम आपके साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे और लाइव फेस टू फेस आज हम एनसीईआरटी को पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसे प्रश्न आपको जानने को मिलेंगे जो एमसीक्यूज फॉर्मेट में होंगे, साथ साथ में हम यहाँ पर कंप्लीट थ्योरीज को भी देखने वाले हैं। तो कोई भी बच्चा अगर भैया परीक्षा के एक दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं कहूंगा कि आप बहुत सही कर रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपके काफी ऐसे नंबर है जो एनसीईआरटी से बनते हैं वो यहीं से बनने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्न आज डिस्कस करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं। पिछले अगर देखेंगे सीटेट 2011 से 2024 तक का अगर आप एनालिसिस करते हैं तो वहां आपको ये चीजें देखने को मिलती है। तो वो सभी चीजों का एक कंक्लूजन, एक निचोड़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुए हम स्टार्ट करेंगे आज के हमारे जबरदस्त सेशन को। और जबरदस्त सेशन का पहला जबरदस्त प्रश्न यहाँ पर आ जाता है आपकी स्क्रीन पे। और ये जबरदस्त पीडीएफ जो है कल आपको भैया मिलेगा हमारे जो ऐप पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये वाली जो आपके पास पीडीएफ है ये देखिए। पहला प्रश्न आपका आ चुका है, पहला प्रश्न ये कह रहा है मित्रों आपसे कि चीटियों के विषय में, चीटियों के बारे में कथन पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भैया चीटियों के विषय में पूछ रहा है कि आप कौन सा कथन इसमें से सत्य है। ये कह रहे हैं कि चीटियां हमेशा एक पंक्ति में चलती है। ये कह रहे हैं जब चीटियां चलती है तो जमीन में गंध छोड़ती है, अन्य चीटियां रास्ता खोजने के लिए इस गंध का अनुसरण करती हैं। ये सर्दियों में शीत निद्रा में चली जाती है, ये अपनी मादा को अपनी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ लेती है, एक बस्ती में रहती है, उनमें एक विशेष क्षमताएं होती है। चलिए आपका क्या ख्याल है और क्या भैया आपका आंसर है, देखने वाली बात होगी कि क्या राइट आंसर निकल कर आ रहा है। गुड गाइस, गुड, वेरी गुड, लॉक करेंगे। देखिए चीटियां एक पंक्ति में चलती है, ए इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। जहां ए ना हो वो ऑप्शन को आप काट सकते हैं, पर ए तो मुझे सभी जगह दिख रहा है। ठीक है, बी दूसरा देखते हैं। जब चीटियां चलती है डेफिनेटली जमीन में गंध छोड़ती है और उस गंध से रास्ता खोजते हैं, एक चींटी दूसरे चींटी का अनुसरण करती है। पर चीटियां कभी भी शीत निद्रा में नहीं जाती है मित्रों, है ना। अगर आप देखेंगे वह कह रहे हैं कि अपनी मादा को उसकी गंध नहीं, अपनी मादा को उसकी गंध से ये नहीं ढूंढते हैं, ये भैया ढूंढता है रेशम कीट। ये क्या ढूंढता है? रेशम कीट ढूंढता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है कि अपनी मादा की गंध से नहीं, मादा की गंध को जो ढूंढेगा वो रेशम का कीड़ा ढूंढता है। याद रखिएगा, डी इसमें भी मुझे दिखाई दे रहा है, डी इसमें भी मुझे दिखाई दे रहा है और डी मुझे इसमें भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए जब हमें एक ही क्वेश्चन पता चला कि भैया डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, तो कट जाएगा सारा कुछ। बचा क्या हमारे पास? ई ए बी। आपका ई वाला सही है। देखिए चीटियां एक बस्ती में रहती है, बात सही है। चीटियां गंध छोड़ती है, चीटियां एक पंक्ति में चलती है, ये कथन सही है। बाकी के जो ये कथन बता रहे हैं वो गलत है। कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 निकाला था? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर हमने निकाला था 2। पूरे गर्व के साथ लिखेंगे कि सर हाँ हमने 2 निकाला हुआ है और बिल्कुल सही जवाब हमने चुना था, बिल्कुल सही जवाब चुना था भैया। और सही जवाब जब चुनते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को उसके ऊपर गर्व भी होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है इसमें। देखिए अगर हम बात करेंगे इसमें चीटियों के विषय में, अगर हम बात करते हैं, एक मिनट यार मेरा जो पीडीएफ था मुझे देखना होगा कहाँ चला गया वो। चीटियों के विषय में इतनी सारी आज आपको पढ़ाने के लिए एक महा मैराथन में खोली गई पीडीएफ है कि वहां कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो काफी एक लंबी कहानी, एक लंबी पीडीएफ आपको देखने को मिलने वाली है इस सेशन में। तो उसी की वजह से आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक सेकंड का टाइम देंगे, मैं पहली पीडीएफ सी थी मेरी वो, तो मैं उसे एक बार फिर से ओपन कर लेता हूँ। एक सेकंड का टाइम देंगे भाई। ये ना क्या है, इतनी मल्टीपल फाइल्स है, उस वजह से ये इशू आ रहा है, उस वजह से ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, बाकी तो ऐसा इशू है नहीं। चलिए 2 मिनट का टाइम देंगे आप, मैं देखता हूँ वो डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली कहाँ पे है मेरा। ईवीएस, हाँ चलिए ये है। और इसमें एक्चुअली जो चैप्टर था हमारा ईवीएस का 1 चैप्टर था। ठीक है, चलिए ओपनिंग हो रही है फाइल। एक्चुअल क्या था, मल्टीपल फाइल्स की वजह से यहाँ चलिए। देखिए एनसीईआरटी में जो चीटियों के विषय में एक मेंशन देखने को मिलता है, एक जिक्र देखने को मिलता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आइए देखिए एनसीईआरटी जब आपने बुक देखी होगी तो यहाँ पर एक चीटियों का एक जिक्र देखने को मिलता है कि भाई वैज्ञानिकों की तरह ये क्या करती है, एक्सपेरिमेंट करती है चीटियां।
सुनिएगा, वैज्ञानिकों की तरह एक्सपेरिमेंट करती है और ये कहीं ना कहीं क्या होता है, एक खास तरह की गंध छोड़ती है। इस तरह की गंध को पूर्वजों की गंध भी बताया गया है और उसी गंध से जो चींटियां होती है ये एक दूसरे को फॉलो करते हुए चलती है। हालांकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि चींटियों की एक्चुअली टांग कितनी होती है, हाउ मेनी लेग्स इन आंट, ये कह सकते हैं आप लोग। तो भैया एक चींटी के पास देखिए कितनी टांगे आपको दिख रही है, थोड़ा और जूम करके दिखाता हूं कि एक चींटी के पास टांग कितनी है। चलिए देखिए, आप अगर आपको विजिबिलिटी आ रही हो तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि एक चींटी के पास टांग कितनी है। एक चींटी के पास 6 टांगे होती है। कितनी टांगे होती है? 6 टांगे होती है। ध्यान रखिएगा, मेंशन ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक चींटी की टांगे कितनी होती है, तो भैया एक चींटी की 6 टांगे होती है। कितनी टांगे होती है? 6 टांगे होती है। आप देखिए इसी से एक क्वेश्चन और बनता है यहां पर, और ये क्वेश्चन है भैया रेशम कीट के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है, रेशम कीट के ऊपर है। अब जैसा कि आपने देखा एनसीईआरटी में ही मैं आपको दिखा रहा हूं कि भैया रेशम का एक कीड़ा हूं जो मैं अपनी मादा की गंध को कई किलोमीटर दूर से ढूंढ लेता हूं। कितने किलोमीटर दूर से ढूंढ लेता हूं भैया? कई किलोमीटर दूर से मादा के गंध को कौन ढूंढता है? रेशम का कीड़ा। कौन ढूंढता है? रेशम का कीड़ा ढूंढता है। यह भी ध्यान रखिएगा, कौन ढूंढता है? रेशम का कीड़ा ढूंढता है। एक क्वेश्चन आपने और भी देखा होगा कि भैया आपको मच्छर कैसे ढूंढते हैं। तो देखिए मच्छर जो होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, मच्छर हमें क्या करते हैं भैया, हमारे तलवों में गंध होती है, हमारे पैरों में क्या होती है, गंध होती है या गर्मी होती है आप कह सकते हैं। इस खास तरह की शरीर से जो गंध आती है उन्हें, या गर्मी होती है उससे क्या होते हैं, मच्छर आपको कहीं से भी ढूंढ कर निकाल सकता है। मच्छर क्या कर सकता है, कहीं से भी ढूंढ कर आपको निकाल सकता है दोस्तों। तो ये चीजें याद रखिएगा चींटियों के विषय में, या आप कह सकते हैं रेशम कीट के विषय में, या मादाओं के विषय में, ये याद रखिएगा। अभी फिलहाल हम फिर से अपने पीडीएफ पर चलेंगे और उसके बाद फिर से हम लोग यहीं पर आकर लौटेंगे। जहां आप लोग देख रहे हैं तो वहीं पे हमारा क्या होगा भैया, फिर से यहीं पर हमारा लौटना होगा। यहीं पर क्या होगा, हमारा फिर से लौटना होगा। चलिए चलिए भाई, मल्टीपल पीडीएफ्स का काम है आज, दैट इज वाई थोड़ा सा ये इशू है। बाकी अब नहीं होगा क्योंकि मैंने एक पीडीएफ ना अभी कम कर दिया। एक पीडीएफ मेरे हिसाब से ज्यादा हो रही थी, उस वजह से दिक्कत आ रही थी। क्योंकि तकरीबन अगर हम पीडीएफ की यहाँ बात करेंगे तो भाई ऐसी इतनी ज्यादा पीडीएफ से मैंने अभी तक आपको टीच नहीं किया था जितनी से कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा इशू जरूर बन रहा है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, इतना आपने जो समझा है आज एनसीईआरटी के लेक्चर से, वो काफी हद तक आपके काम आने वाला है। काफी हद तक आपने जो समझा है आज आपके लिए वो बहुत यूजफुल रहेगा, ये बात आप याद रखिएगा। फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग। देखिए जो रेशम का कीट होता है ये सहतूत के पेड़ों में पाला जाता है। किसके पेड़ों में पाला जाता है? सहतूत के। ये ध्यान दीजिएगा, सहतूत का एक पेड़ होता है, वहां पर क्या होता है भैया, रेशम कीट को पाला जाता है। और रेशम के जो कीट होते हैं ये सहतूत के ही पत्ते खाते हैं। सहतूत के ही पत्ते खाएंगे, सहतूत के पत्ते खाकर बड़े होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं इन्हें क्या होता है, सहतूत के पत्तों में पाला जाता है। हालांकि देखिए बॉम्बेक्स बॉम्बेक्स मोरी का लार्वा या कैटरपिलर आप कह सकते हैं। यहां पर ध्यान ध्यान रखिएगा, रेशम कीट जो होता है बॉम्बेक्स मोरी का लार्वा या कैटरपिलर है। ये बात भी थोड़ी सी आपको याद रखनी चाहिए। रेशम कीट किस में पाला जाता है? सहतूत के पेड़ों में, क्योंकि उसी के पत्ते खा के बड़ा हो रहा है। रेशम कीट पाला क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई इससे रेशम प्राप्त होता है और ये एक क्वालिटी होती है। अगर इसकी मादाएं कई किलोमीटर दूर भी है तो भाई उसकी गंध को ये पहचानना जानता है, मादाओं की गंध को ये जानना जानता है। ध्यान दीजिएगा, मादाओं की गंध से ये चीजों को पहचानना जानता है। आगे चलते हैं, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा गया है? चलिए आप बताएंगे भैया चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इनमें से एक नया क्वेश्चन आ सकता है, जब आप चींटियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, चींटियों के बारे में सीख रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? चलिए यहां अगर हम बात करेंगे तो देखिए उसके लिए जो सही जवाब है मित्रों वह है आपके मार्मेकोलॉजी जो होता है। ये चींटियों के अध्ययन के लिए कहा जाता है। अगर किसी बच्चे ने चुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, पर आप लोगों के लिए ये बहुत नया सा क्वेश्चन था, इसलिए शायद आपने दिक्कत हुई होगी आपको। आगे चलते हैं, चिड़िया की आंखों के संबंध में गलत कथन कौन सा है आपको ये बताना है। सभी पक्षियां की आंख सिर के दोनों ओर होते हैं। उनकी आंखें एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। अधिकांश पक्षियों की आंखें स्थिर होती है, हिल नहीं सकती है, या कोई नहीं। आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे जल्दी से इसका सही जवाब लिखेंगे। क्या है इसका सही जवाब? सही उत्तर क्या है?
देखिए सही उत्तर के बारे में जब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ सही जवाब आता है कि ये कह रहा है कि भैया सभी पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है, तो गलत बात है। आप एक पक्षी देखेंगे जिसका नाम है उल्लू। उल्लू की आंखें तो भैया सिर के दोनों तरफ सामने होती है कुछ इस तरीके से। तो यहां पर ये जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इनकी आंखें दोनों तरफ होगी, तो ये गलत कह रहा है। कुछ पक्षियों की हो सकती है और कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं मित्रों जिनकी आंखें दोनों तरफ नहीं होती है, जिनकी आंखें दोनों तरफ नहीं होती है। अब थोड़ा सा हम फिर से एनसीईआरटी में लौटेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सड़क में एक कुत्ता आपको दिखाई दे रहा है। ये कुत्ता क्या कर रहा है, अपनी मलमूत्र की गंध से पहचानता है कि भैया किस कुत्ते का इलाका है। मतलब कुत्ता भी ऐसा करता है कि भैया जब ये एंटर करेगा दूसरे इलाकों में तो अपनी मलमूत्र की गंध से ये जानेगा कि किस कुत्ते का इलाका है। किससे जानेगा, मलमूत्र की गंध से जानेगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो भैया आगे आपके पास यहाँ पर कहीं ना कहीं पक्षियों के विषय में क्वेश्चन आ रहा है, उसको देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए जो पक्षियां होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए सभी पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ नहीं होती है। कुछ पक्षियों की आंखें आप सिर के एक तरफ भी देख रहे हैं। अब क्या होता है, इनकी आंखों की पुतलियां कैसी होती है, स्थिर होती है, ये घूम नहीं सकती। इसलिए क्या करते हैं, ये गर्दन को घुमा घुमा के देखते हैं। एक पॉइंट करिएगा, इनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती, इसलिए क्या करते हैं, गर्दन को घुमाकर देखते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, कुछ पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है, कुछ पक्षियों की सामने होती हैं। इनकी पुतलियां कैसी होती है, स्थिर होती है, इसलिए क्या करते हैं, बार बार गर्दन को घुमाकर देखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। और ये एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये है भैया आपका एनसीईआरटी कह रहा है आंखों की पुतलियों के विषय में, पक्षियों के विषय में। अगर हम आगे की तरफ चले और आगे हम देखें तो देखिए इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जो हमसे 4 गुना ज्यादा देख लेते हैं। 4 गुना ज्यादा देख लेते हैं, ऐसे पक्षी भी यहां पर होते हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, देखिए जिसमें आता है भैया आपका चील, बाज, गिद्ध, है ना। चील, बाज, गिद्ध ये ऐसे पक्षी होते हैं जो 4 गुना आपसे अधिक देख सकते हैं। जो चीजें आप 2 मीटर की दूरी से देखेंगे, ये भाई साहब लोग क्या करेंगे, यहां पर 8 मीटर की दूरी से ये चीजें देख सकते हैं। ये है आपके चील, बाज और गिद्ध। भैया कौन है, चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध, ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन यहां से और बन रहा है एनसीईआरटी में कि भैया जो रात में जो जानवर जाग रहे हैं वो कैसा कलर देखते हैं। तो जो जानवर रात में जागते हैं वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। कैसे देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, काला और सफेद देखते हैं। यहां पर एनसीईआरटी में आप मेंशन करेंगे तो काला और सफेद आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अब आगे हम लोग चलें यहां पर, तो आगे जाएंगे तो यहां पर देखने को हमें मिलेगा कि भैया आवाजें। देखिए यहाँ पे एक जानवर आप देख रहे हैं जो बंदर जैसा दिखाई दे रहा है, एक्चुअली वो लंगूर है। क्या है, लंगूर है। अब क्या होता है, जानवर जो होता है ना, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। अलग अलग तरीके का अगर आप देखेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग तरीके का ये साउंड निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो लंगूर होता है, अगर मान लेते हैं ये अपनी मादा से मिल रहा है तो एक अलग तरह की आवाज निकालेगा। अगर दुश्मन का अटैक हुआ है जंगल में तो ये एक अलग तरह की आवाज निकालता हुआ आपको दिखाई देगा, जो ये लंगूर है। ठीक है, तो जानवर क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग आवाज निकालते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है, देखिए क्या हुआ था, मैं 2004 की बात आपको बताता हूं। 2004 में एक सुनामी आती है। क्या होता है, 2004 दिसंबर में एक सुनामी आती है और उस सुनामी से पहले जानवर जो थे एक अजीब सी हरकत चालू कर देते हैं और वहां पर एक आदिवासी जनजाति रहती है। कहां रहती है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में आदिवासी जनजाति झट से समझ जाती है भैया कि यहाँ पे कोई मुसीबत है और तुरंत उस जगह को छोड़ देती है। तो जानवर के इस तरह के बिहेव को देखकर आदिवासी जनजातियों ने क्या किया, अपनी सुरक्षा की, अपनी जान बचाई। ये ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। यहां ये कब हुआ था, 2004 दिसंबर में हुआ था। कब हुआ था, 2004 दिसंबर में हुआ था। हालांकि देखिए एक क्वेश्चन और आता है शीत निद्रा के विषय में, सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इन सभी से अभी एमसीक्यूज बनेंगे अब जब आगे जाओगे तो। यहां देखिए आपको छिपकली का चित्र दिखाई दे रहा होगा। शीत निद्रा क्या होती है, पहले मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे जानवर, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो गहरी नींद पर चले जाते हैं, उसे आप शीत निद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे आप शीत निद्रा कहते हैं। जब जानवर क्या हो रहा है, गहरी नींद पर चला जा रहा है। जैसे सर्दियों का जब मौसम आता है, सर्दियां आपकी 4 महीने होती है, तो सर्दियों के समय आपको कुछ जानवर दिखाई नहीं देते हैं, जैसे छिपकली,
कह सकते हैं, जैसे आप कहते हैं भालू, तो ये लोग बिच्छू, ये क्या होते हैं, ये शीत निद्रा में चले जाते हैं, ये ठंड के समय आपको दिखाई नहीं देंगे। तो जो भी जानवर ठंड के समय आपको नहीं दिख रहा है उसे आप क्या कहेंगे, शीत निद्रा कहेंगे। ये भी चीजें स्पष्ट है आपको। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है यहाँ पे उसे भी देखते हैं। देखिए स्लॉथ को लेने से पहले यार थोड़ा सा मैं कवर करना चाहूंगा एमसीक्यूज को, क्योंकि यार आप लोग एमसीक्यूज के लिए भी यहाँ तक आए हुए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आप लोग यहाँ एमसीक्यूज के लिए भी आए हुए हैं और एमसीक्यूज का अध्ययन कराना भी आपको बेहद जरूरी है। चलिए भाई, पता नहीं पीडीएफ रिमूव क्यों हो जा रही है, बार बार मैं जब देख रहा हूँ तो पीडीएफ ना क्या हो रही है, हट जा रही है। ये तो गलत चीज है यार। चलिए नहीं हटी अभी, यहाँ पे जहां तक हम देख सकते हैं कुछ पक्षी हमसे 4 गुना अधिक देख पा रहे हैं, तो वो पक्षी कौन से हैं आपको बताना है। देखिए इसके विषय में मैंने अभी जस्ट आपको एनसीईआरटी से पढ़ाया कि ऐसे कौन से पक्षी हैं जो 4 गुना आपसे अधिक देख पा रहे हैं। देखिए ऐसे पक्षियों की श्रेणी में आते हैं चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध ये आपसे 4 गुना अधिक दिख पाते हैं। इसको याद रखना है तो आप ऐसे रख सकते हैं कि भैया चीलों के पास कितनी आंखें हैं, चील के पास कितनी आंखें हैं, 2, ठीक है। और चील के पास पैर कितने हैं, पैर भी हैं 2, पैर 2, आंखें 2, 2 और 2 4, तो आपसे ये 4 गुना अधिक देख पाएंगे। 4 गुना अधिक देख पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन आया था आपके सामने। अब ये बोल रहे हैं कि भैया देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में 2004 में सुनामी आती है, जानवर लोग अलग बिहेव करते हैं और यहाँ आदिवासी जनजाति जानवरों के बिहेव को समझती है और अपनी जान बचा लेती है। पर ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, भारत के किस राज्य में ऐसा हुआ था, तो भारत के तमिलनाडु राज्य में ऐसा हुआ था। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु राज्य में ऐसा हुआ था, जहां 2004 में एक सुनामी आती है। जहां भी यहाँ अगर आप देखेंगे जैसे कह रहा है कि भैया शीत निद्रा के बारे में क्वेश्चन आ गया अब आपका, जैसे कि मैंने अभी शीत निद्रा के विषय में पढ़ा ही रहा था आपको। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर शीत निद्रा में चले जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको छिपकली के विषय में बताया था, भालू के विषय में बताया था, तो यहाँ भालू भी है, छिपकली भी है, बिच्छू भी मैंने बताया था, मेंढक नहीं बताया था मैंने आपको, पर वो भी है। तो यहाँ उपरोक्त में से सभी होगा। मेंढक आपको मुख्यतः बारिश में दिखाई देंगे, बाकी समय ना मेंढक क्या हो जाएंगे, गोल हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। टर की आवाज भी नहीं आती है आपको, बारिश के अतिरिक्त आती है नहीं, क्योंकि ये शीत निद्रा में चले जाते हैं। चलिए क्वेश्चन आता है स्लॉथ के विषय में। अब स्लॉथ का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसलिए स्लॉथ का कॉन्सेप्ट आपको हम लगाकर दे रहे हैं, आप सॉल्यूशन करोगे इसका। हालांकि देखिए यहाँ पर जैसे ही हम लोग चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे, इसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहां पे किस तरीके से। चलिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को लेकर, तो देखिए क्या होता है, जो स्लॉथ होता है आपका वो कैसा दिखता है, भालू जैसा दिखता है, और ये दिन में लगभग 17 घंटे उल्टा लटक कर वृक्ष में सोता है। वह क्या होता है, स्लॉथ होता है। क्या होता है, स्लॉथ होता है। अब देखिए स्लॉथ के विषय में पहले मैं आपको एनसीईआरटी में रख लेता हूं, क्योंकि यार जो ऑथेंटिक प्रूफ है उसे पढ़ने की एक अलग ही मजा है, एक अलग ही बात है उसको। देखिए ये स्लॉथ भाई साहब है, ये क्या है, स्लॉथ भाई साहब है, दिख रहे हैं आप लोग। ये भालू जैसा दिख तो रहा है पर ये भालू नहीं है, ये भालू जैसा दिख रहा है पर भालू है नहीं, ये ध्यान रखिएगा, भालू नहीं है ये। भालू जैसा दिख रहा है पर भालू नहीं है। ये क्या होता है, स्लॉथ कहा जाता है इसे। और ये कितने घंटे उल्टा लटक कर सोता है, 17 घंटे। अगर यहां देखिए एनसीईआरटी कह रही है 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है। अब ये जिस पेड़ में रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है, और लगभग इसकी उम्र की हम बात करें तो 40 वर्ष की उम्र होती है। पूरी उम्र में एनसीईआरटी के अनुसार देखिए 8 पेड़ों में ही घूम पाएगा। कितने, 8 पेड़ों में, इतना ज्यादा लेजी है। सप्ताह में एक दिन मलमूत्र को त्याग करने के लिए नीचे उतरेगा। सप्ताह में एक दिन मलमूत्र को त्याग करने के लिए नीचे उतर रहा है ना। 40 वर्ष तक जिएगा, 8 पेड़ों में घूम पाएगा, यहां 17 घंटे तक उल्टा लटक कर सोएगा। सप्ताह में एक बार, सप्ताह में क्या करेगा भैया, एक बार ये आपको सप्ताह में एक बार क्या करेगा, ये मलमूत्र त्याग करने के लिए उतरेगा। अब देखिए जब आपने बात ही की है जानवरों के सोने की, तो भाई चलिए बात ही कर लेते हैं कि जानवर कितने कितने घंटे सो रहा है। एक चार्ट दिखाया गया है, जो एक बॉक्स आपका 2 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जानवर कितने घंटे सो रहा है, स्लॉथ ये बोल रहा है। तो देखिए इस स्लॉथ का टाइमिंग इसके अकॉर्डिंग 18 घंटे निकाल रहे हैं, बाकी उसका एग्जैक्ट टाइम है 17 घंटे। कई बार 18 भी लिख कर आएगा, आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है दोस्तों। अब देखिए यहां पे हम बात करेंगे, जैसे हम कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके सोने या जागने के समय के ऊपर हम चर्चाएं करते आइए। यहां पर अगर हम देखेंगे तो गाय हमारे सामने है,
अब ये बताइए गाय कितने घंटे सो रही होगी डायग्राम देखकर। तो गाय भैया आपका ये देखिए 2 घंटा और ये 2 घंटे, तो मतलब गाय कितने घंटे सो रही है, 4 घंटे सो रही है। ठीक है, अगर हम इस भाई साहब को देखेंगे तो 2 और 2 और 2 6 घंटे कम कर दोगे तो ये तो 18 घंटे के आसपास सो रहा है। 18 घंटे के आसपास सो रहा है अजगर जो है। जिराफ की बात करेंगे तो जिराफ बेचारा 2 ही घंटे सो रहा है। आप देखिए जिराफ कितने घंटे सो रहा है, 2 घंटे सो रहा है। बिल्ली की बात करते हैं तो बिल्ली 12 घंटे सो रही है। बिल्ली कितने घंटे सो रही है, 12 घंटे सो रही है। तो देखिए आज आप लाइव मेरे साथ एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, जो आप लोग भैया यहाँ पर बहुत लकी है कि आपको ऐसा सेशन देखने को मिल रहा है। जो बच्चे देख रहे हैं दैट्स अ वेरी गुड, जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए क्या कहें बताइए। आगे चलते हैं, बाघ के बारे में गलत कथन का चयन करना है। चलिए आप मुझे बताएंगे कि बाघ के विषय में गलत कथन कौन सा है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट, एक गलत कथन कौन सा है बाघ के विषय में। चलिए बढ़िया है, काफी बच्चे ने लॉक किया है, वेरी गुड। देखिए ये कह रहे हैं इनके शरीर में पीली और काली धारियां होती है, मेरे हिसाब से तो होती है। आपको क्या लग रहा है, होती है नहीं होती, होती है ना। यहाँ पे हमें चुनना है गलत कथन, ठीक है, ना कि सही। तो धारियां होती है, सही है। ये अपनी मूंछों की सहायता से अपने शिकार का पता लगाते हैं, सही है। अंधेरे में इनकी आंखें मनुष्यों से 4 गुना देख पाती है, गलत जवाब है ये गलत जवाब है। 6 गुना देख पाती है, कितनी, 6 गुना। बाघ के पास आंखें कितनी होती है, 2। पैर कितने होते हैं, 4। तो ये 4 पैर और 2 आंखें, मतलब ये कितना गुना देख पाएगा, 6 गुना। 4 गुना गलत है। ये कह रहे हैं 5 किलोमीटर तक आवाज जाएगी, नहीं जाएगी भैया। 3 किलोमीटर तक का एनसीईआरटी बता रहा है। कितने किलोमीटर तक बताता है, 3 किलोमीटर तक का एनसीईआरटी बोल रहा है। आप तो एनसीईआरटी की वॉट लगाने में तुले हुए हो। तो यहाँ पे मैं कहूंगा भैया तीसरा ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया है वो सही है, बाकी के ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया हुआ है वो गलत है। तीसरा जवाब इसके लिए बिल्कुल सही था मित्रों। अब देखिए इससे आगे हम सांपों के विषय में जाएं, इससे पहले हम थोड़ा सा बाघ का अध्ययन कर लेते हैं और बाघ का हम एनसीईआरटी क्या कह रही है उसे देखते हैं। आइए देखिए, ये साफ साफ एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाते हैं। कितने गुना, 6 गुना बेहतर देख पाते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, याद रखोगे 2 आंखें 4 पैर, 4 पैर 2 आंखें, 6 गुना। कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। अब देखिए इसके अतिरिक्त अगर एनसीईआरटी में जाएंगे आप तो यहां पे आपको मिलेगा, यहां देखिए क्या पढ़ने को मिलेगा कि बाघ जो है, सुनिएगा एनसीईआरटी क्या कह रही है, बाघों की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप ले रही है। सुनिए, हवा से घास हिल रहा है या शिकार भाग के घास हिला रहा है, उसके बीच का अंतर भाप ले रही है। इनकी मूंछें इतनी खतरनाक है बाघ की, है ना। ये बिल्कुल सही स्थिति का पता लगा लेती है। इससे अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। देखिए अंधेरे में रास्ता आंखों की सहायता से नहीं ढूंढ रहा है बाघ, अपनी मूंछों की सहायता से ढूंढ रहा है। ये पॉइंट नोट करने वाला है, ये पॉइंट नोट करने वाला है। ये बाघ को देखिए भैया, ये मूंछें इसकी दिख रही है। आगे चलते हैं, बाघ के विषय में आगे आ जाइए। ये कह रहे हैं बाघ अपने इलाके को मूत्र की गंध से पहचानता है कि भैया इलाका किसका है ना। एक बाघ का इलाका कई किलोमीटर तक का होता है। ध्यान रखिएगा, एक बाघ की मर्जी के बिना दूसरा बाघ उसके इलाके में घुसने की हिमाकत नहीं कर सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हिमाकत नहीं कर सकता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं, देखिए जो बाघ होते हैं ये मौके के अनुसार आवाज को बदल लेते हैं। जब इन्हें दहाड़ना हो, जब इन्हें गुर्राना हो तो भाई एक अलग ही आवाज निकालते हैं। 3 किलोमीटर तक की दूरी तक आवाज जाती है। जब इन्हें अपनी मादा से मिलना हो तो एक अलग तरीके ही आवाज निकालते हैं, जो आपके बाघ होते हैं। क्या होते हैं, बाघ होते हैं। बाघ जो होता है हवा के पत्तों से हिलने और शिकार की झाड़ियों के हिलने की आवाज में अंतर को भाप लेता है। दोनों कान बाहर की आवाज में इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घुमाता है और बारीक से बारीक आवाज सुन लेता है। क्वेश्चन आया था सीटीईटी में कि कौन सा ऐसा जानवर है जो चारों दिशाओं में अपने कानों को घुमाता है और बारीक से बारीक आवाज को इकट्ठा करके सुन लेता है, तो वो भैया आपका बाघ है। क्या है, आपका बाघ है। ध्यान रखिएगा, क्या है, आपका बाघ है। अब देखिए बाघ के विषय में भी आपने जान लिया मेरे हिसाब से। तो ये वाला जो एनसीईआरटी का बुक था ये हो गया भैया फिनिश। तो चलिए इसे हटा देते हैं, ज्यादा दिक्कत ना करें।
PDF एक एक करके कम करते जाते हैं। तो मेरे हिसाब से बाघों के विषय में आ गया भैया आपको समझ में, ठीक है, बाघों के विषय में आ गया। तो हम चलते हैं सांपों के पास अब। तो ये कहते हैं कि सांप के बारे में सही कथन का चयन करिए। चलिए सांपों वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है, चयन करके दिखाएंगे क्या सही है। चलिए अगर इसके बारे में हम देखेंगे तो इसको थोड़ा सा हम रुक कर देखते हैं, 1 सेकंड का टाइम देंगे आप मुझे। देखिए दोस्तों, हमने हैप्पी न्यू ईयर के लिए भैया एक जबरदस्त चीज आपके लिए लॉन्च की है यहाँ पर। ये जो मॉक टेस्ट था सीटेट जनवरी 2024 का था, जहां संपूर्ण प्रीवियस ईयर आपको मिलेंगे 2011 से 2023 तक। यहां पर आपको सभी का आपको नोट्स मिलेगा, सभी के उत्तर आपको व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे और ये हमारे ऐप पर उपलब्ध है। और नए ईयर यानी 1 जनवरी तक इसमें आप एक कूपन कोड लगाएंगे न्यू ईयर 24, न्यू ईयर 24 का कूपन कोड लगाएंगे तो ये भैया आपको मात्र 150 रुपए में इतना बड़ा भंडारा मिल जाएगा, जहां 2011 से 2023 तक का सारा कुछ आप लोग यूज कर पाएंगे, अनलिमिटेड टाइम्स तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये हमने 1 जनवरी तक एक स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए लगाया हुआ है, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ 29 रुपए का मॉक टेस्ट भी हमने फैसला किया कि 1 जनवरी तक आपको 29 रुपए का ही मिलता रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा 1 जनवरी के बाद ये सारी चीजें बंद हो जाएगी, तो 1 जनवरी तक ही आपको ये चीजें लेनी है। अभी हम लोग सोच रहे हैं इस विषय में कि भाई आगे क्या करना है। आगे आपकी ये सोशल साइंस की टेस्ट सीरीज भी आ रही है, जहां पर पेपर 2 वाले बच्चे जो चिंतित हैं उनके लिए एक जबरदस्त टेस्ट सीरीज हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहां पे ये पेपर 2 के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। CDP, हिंदी, EVS सब कुछ वहां पर इन्हें देखने को मिलेगी। तो भाई जो भी बच्चा अगर प्रीवियस ईयर में इंटरेस्टेड है, प्रीवियस ईयर में बच्चा इंटरेस्टेड है, तो मैं कहूंगा कि वो बच्चा इसके साथ चले जाए। सुनहरा मौका है भैया, 150 रुपीज में आपको ये देखने को दोबारा नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, फिलहाल अभी हम अपने मुद्दे में, अपने टॉपिक में पहुंचते हैं। जो हमारा मुद्दा था सांपों का, ये कह रहे हैं कि भैया हमारे देश में केवल 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। मेरे हिसाब से तो ये सही कह रहे हैं, 4 प्रकार के ही होते हैं। कोबरा जहरीले सांपों की किस्म है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। 2 होते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं, है ना। सांपों की दवा सांपों के जहर से बनाई जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस दवा को सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सीरम। क्या कहते हैं? सीरम कहा जाता है। यह दवा जो होती है सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, सी वाला ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शन सही है। सी वाला ऑप्शन जहां जहां दिख रहा है काट दो भैया। सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे। राइट आंसर आपका ABD है, ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उनकी तो बल्ले बल्ले है। और भैया वो बच्चे रियल तरीके से अगर मैं देखूंगा तो एग्जामिनेशन के लिए कैसे हैं? तैयार है। एग्जामिनेशन के लिए कैसे हैं वो बच्चे? तैयार है। एग्जामिनेशन के लिए कैसे हैं भैया वो बच्चे? एकदम रेडी है, एकदम तैयार है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है उनके सामने। और 1 मिनट का टाइम आप फिर से मुझे देंगे, क्योंकि यार मेरा यहाँ पे ना अगेन क्या हुआ है, चैप्टर 2 जो है वो हट गया है, तो मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा सा मुझे समय दे देंगे, 1 सेकंड का। ये आ गया है चैप्टर 2। देखिए यार, इतना सारा आपको एक साथ पढ़ाने का निर्णय जो मैंने लिया है ना, वो कहीं ना कहीं PDF को रिमूव कर दे रहा। बाकी मैंने सारा कुछ लिया था। देखिए सपेरों की कहानी, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक प्रजाति है कालबेलिया, ठीक है। ये कैसी प्रजाति है, क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए भैया, सपेरों की प्रजाति। कैसी प्रजाति है? सपेरों की प्रजाति है जो कालबेलिया है। और ये सांपों को अपना कहना चाहिए नुकसान नहीं पहुंचाती, उन्हें पकड़ती है, कर्तव्य दिखाती है और उसके माध्यम से पैसे कमाती है। तो वो प्रजाति कौन सी है भैया? आपकी प्रजाति है कालबेलिया। क्या है? कालबेलिया। कई बार ऐसा हो सकता है कि कालबेलिया के विषय में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन यहां से आपका बनकर आ सकता है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका यहां से बनकर आ सकता है कि ये नाग गुफन क्या है। एक क्वेश्चन यहां से बनकर आ सकता है कि भैया नाग गुफन क्या है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि नाग गुफन क्या है। देखिए नाग गुफन एक प्रकार की रंगोली है। ये डिजाइन है, रंगोली कढ़ाई में भी इस्तेमाल होता है, दीवारों में भी होता है। कहाँ होता है? सौराष्ट्रों में। कहाँ होता है? गुजरात में। कहाँ होता है? दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि NCERT बता रही है, हुबहू आपके साथ हम वही डिस्कस कर रहे हैं। हुबहू आपके साथ हम वही डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हुबहू वही चीजें आपके साथ डिस्कस हो रही है। अब देखिए क्या है,
स्नैक्स के विषय में काफ़ी चीज़ें आपने सुनी होगी और काफ़ी चीज़ें देखी भी होगी। ऐसी कई चीज़ें आज हम बताएँगे आपको, जो आपको बिल्कुल क्लियर होगी। देखिए क्या होता है, ऐसा माना जाता है साँप किसी को काट रहा है तो साँप के डंक के निशान से ये जानने की कोशिश होती है कि भई किस साँप ने काटा है। और साँप के काटने की दवा जो होती है साँप के ज़हर से ही बनाई जाती है, जिसे आप सीरम कहते हैं। और सीरम दवा आपको यहाँ पर केवल और केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखने को मिलती है। अन्य जगह ये दवा आपको देखने को नहीं मिलती है। अन्य जगह जो होती है ये दवा आपको देखने को नहीं मिलती है दोस्तों, अन्य जगह ये दवा आपको देखने को नहीं मिलती है, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। सांपों के विषय में भी कहानियां खत्म नहीं हुई, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपने ये चीज देखी होगी, कहीं ना कहीं सुना भी होगा इन चीजों को कि भैया सांप के कान नहीं होते। ये बात सही भी है कि सांप के कान नहीं होते हैं, फिर भी तो ये चीजों को सुन रहा है ना, तो कहां से सुन रहा है? तो देखिए क्या होता है, इनकी बॉडी में वाइब्रेशन होता है, इनकी बॉडी में क्या होता है, कंपन होता है, उसके माध्यम से ये क्या करता है, चीजों को फील करता है और सुनता है। तो यहाँ पर सांप के बाहरी कान तो नहीं होते हैं, पर ये बॉडी के वाइब्रेशन से सुनता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर साफ शब्दों में एनसीईआरटी में कहा है कि बाहरी कान इसके नहीं होंगे, फिर भी ये कंपन आदि से क्या करेगा, चीजों को सुन लेगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो कालबेलिया एक प्रजाति है, जो सपेरों की प्रजाति कही जाती है, जो सांप को कभी मारते नहीं है, सांप को अपनी धरोहर मानते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सांप को देकर जाते हैं। इनकी बेटियों की अगर शादी भी होती है तो कालबेलिया प्रजाति में क्या करते हैं, सांप को ये गिफ्ट करते हैं दूसरे को, ध्यान दीजिएगा इस चीज को भी। यहाँ पे देखिए इन लोग कुछ चीजें बजा रहे हैं, ये बजा रहा है, क्या बजा रहा है, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ लोग कुछ चीजें बजा रहे हैं जो आपको दिख नहीं रही होगी। तो यहाँ पर बीन, तुम्बा, खजरी, ढोल। तो ढोल के अलावा बाकी जो चीजें होती है ना, जिसमें बीन आता है, तुम्बा आता है, खजरी आती है, ये जो चीजें होती है मित्रों, यह चीजें किससे बनी हुई होती है? ये चीजें जो होती है ये किससे बनी हुई होती है? ये चीजें सूखी लौकी से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? सूखी लौकी से। क्या क्या बना होता है सूखी लौकी से? बीन, तुम्बा और खजरी, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर। और सांपों को किसान का मित्र कहा जाता है, ये याद रखिएगा। हालांकि ये चूहों को खाकर क्या करते हैं, जान बचाते हैं, इसलिए भी इसे यहाँ पर किसानों का मित्र कहा गया है। तो ये कालबेलिया नाच जो होता है ये कालबेलिया प्रजाति ही करती है। जैसे ये देख रहे हैं ना, सांपों की तरह मुद्रा बना बनाकर ये डांस करते हैं, इस तरह के डांस को कालबेलिया नाच कहा गया। क्या कहा गया? कालबेलिया नाच कहा गया है। ध्यान देखिए क्या कहा गया है, कालबेलिया नाच कहा गया है। हालांकि देखिए ये सांपों के विषय में एक डिस्कशन था अभी जो खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा और बचा होगा मेरे हिसाब से। आप इस पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 स्नैक्स दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 4। इस इमेज से याद रखिए कि भैया हमारे देश में भी यही 4 तरह के जो सांप होते हैं ये जहरीले पाए जाते हैं, जिसमें से ये दुबैया दिख रहा है। हालांकि ये दुबैया को मैंने रियल फेस किया है, ये आ गया था भाई हमारे घर पे ही, और शायद इसे अकेले ही मैंने हैंडल किया है। जब मेरी एज रही होगी लगभग, अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से रहा हूँ 20-21 साल के आसपास, जब ये दुबैया को अकेले ही हैंडल किया मैंने खुद। ठीक है, ये घर की नाली में पहुंच गया था कहीं से पता नहीं क्यों, और मैं पता नहीं क्या कर रहा था, हाथ से मैंने इस तरीके से डाल दिया था और इस तरह से कुछ चीजें फेंका, तो मैंने देखा तो ये सांप था। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि दुबैया है, पर ये सांप की एक्चुअल बॉडी मुझे याद है आज तक कि ऐसा था वो। तो उसके आधार पे बता रहा हूँ दुबैया था, 100% यही बॉडी थी, गोल्डन और रेड कलर के स्पॉट्स थे उसमें, तो ये दुबैया ही था भैया, मैं आपको बता दूं दुबैया ही था। और दुबैया भारत में पाया जाने वाला एक स्नैक है जिसमें पॉइजन होता है, जहर होता है। इसके बाद आता है अफई, इसके बाद आ जाता है करेत, करेत के बाद देखेंगे तो नाग आ जाता है। तो ये 4 प्रकार के स्नैक्स होते हैं जिसमें पॉइजन होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कह रही है 4 प्रकार के होते हैं, पर आपको ना ऐसा एनसीईआरटी में ज्यादा विश्वास करके छेड़छाड़ नहीं करना है, इनकी दूरी रहना है, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। इनका जो अगर किसी को काट दे तो भाई यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनके जहर से ही दवा तैयार की जाती है, जिसे आप कहते हैं सीरम। ये बात हो गई। इसके बाद देखिए इनके जो जहर के दांत होते हैं जिससे ये जहर डालते हैं बॉडी में, वो दो दांत होते हैं और वो खोखले होते हैं। खोखले होने के कारण तो जहर उससे बाहर आएगा। तो 2 जहरीले दांत होते हैं और दोनों दांत कैसे होते हैं मित्रों? खोखले होते हैं। कैसे होते हैं? खोखले होते हैं। तो ये चीजें स्नैक्स के बारे में या इनके विषय में बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। किसी बच्चे को अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझसे बता सकते हैं कि सर हाँ हमें क्लियर नहीं हुई है, बाकी मेरे हिसाब से तो हो गई होगी, बाकी आप देख लीजिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपका जो, 1 मिनट, चलिए भाई,
तो ये क्वेश्चन था जो आपने अभी अटेम्प्ट किया था। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सांपों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, जल्दी से मुझे बताइए। सांपों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है, आप बताइए। हालांकि बड़ा सेशन है आज। ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऐप में, एजुकेशन फॉर यू के ऐप में जब आप जाएंगे तो डेफिनेटली इस तरह के पीडीएफ को आपको हम दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए अगर हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की तो देखिए सांपों के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, जल्दी जल्दी देखते हैं। आइए, भारत में सभी प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, यही कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। 4 ही होते हैं। 4 जहरीले सांपों में कोबरा, कॉमन क्रीट, रसेल वाइपर जिसे दुवैया कहते हैं, और यहाँ पर ये कह रहे हैं अफई, अफई होता है, तो ये बात सही है भैया। इनके इंग्लिश नाम लिख दिया है इसने, कंफ्यूज नहीं होना। जब ये काटता है तो जहरीली जीव के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। संदर्भित में कोई दवा नहीं है, तो ये भी बात गलत है। तो इसका तो मुझे अगर देखेंगे तो एक ही आंसर सही दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला। केवल 2। कितने बच्चों ने इसे लगा पाया था, आप मुझे बताइए कितने बच्चों ने इसे लगा पाया था? केवल 2। वही आंसर सही है, बाकी तो नहीं है। अगला क्वेश्चन आएगा पाचक रस के विषय में। देखिए आपके एक डॉक्टर थे जिनका नाम था बॉमिट। चलिए पहले बताता हूँ स्टोरी आपको, पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से आप ये देखिए पाचक रस इसमें यहाँ कह रहा है उपस्थित प्रोटीन के सरल पदार्थों को विखंडित कर देता है, तो ये अमाशय में होता है। कहाँ होता है मित्रों? अमाशय में होता है। एक नया क्वेश्चन आपके पास था, शायद आप लोग इसका समाधान कर पाए होंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर एक्चुअल आपको करना था ये जरूर मैं जानता हूँ। ये जरूर जानता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन निकाल कर देना था दोस्तों। हालांकि देखिए ये भी है सांपों वाला ही था जो हमने अभी अध्ययन किया। अभी हम चलते हैं दूसरे पीडीएफ में जो हमें चाहिए, और वो पीडीएफ एक्चुअल हमारे पास का है नीचे है यहाँ पर। चलिए ठीक है, चलिए वो पीडीएफ रहने देते हैं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत का विषय नहीं है इसमें ना। देखिए पाचक रस जो होता है वो एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि पाचक रस आपका अम्ल होता है, क्षार होता है, उदासीन होता है, तो आप कहोगे क्षार। देखिए कई बार क्या होता है आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो आप कहते हैं यार मुझे एसिडिटी हो गई है। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो पाचक रस होता है वो एसिडिक होता है। कैसा होता है मित्रों? पाचक रस एसिडिक होता है, ध्यान रखिएगा। पाचक रस कैसा होता है? एसिडिक होता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पाचक रस कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारे पेट में पाचक रस मुख्य रूप से होते हैं। देखिए यहाँ तो और डिफिकल्ट कर दिया हमने इस क्वेश्चन को कि पाचक रस एक्चुअली अम्लीय तो होता है, पर कौन सा अम्ल होता है यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। चलिए 4 ऑप्शंस आपके सामने, देखते हैं आप क्या करते हो। इसका सही जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपका जो पाचक रस की प्राकृतिक होती है वो एक प्रकार के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तरह होती है। तो ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्लियर कट है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। आम को संरक्षित करने के लिए मामीडी भी कहते हैं और मामी डी भी कहते हैं, तांद्रा बनाने के लिए आम के गूदे में क्या मिलाना चाहिए? देखिए ये एक डिश है आंध्र प्रदेश की, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना हम आम का अचार खा रहे हैं, ये महाराष्ट्र में मीठा आम का अचार खाया जाता है, तो उसी तरीके से ना ये आंध्र प्रदेश में भी खाया जाता है, और उसे मामिडी तांड्रा भी कहते हैं, और ये आंध्र प्रदेश की डिश है। और इस तरह की जो डिश होती है उसमें मिलाया जाता है गुड़ और चीनी। क्या मिलाया जाता है भैया? गुड़ और चीनी मिलाई जाती है। क्या मिलाया जाता है? गुड़ और चीनी मिलाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्या मिलाया जाता है? गुड़ और चीनी मिलाई जाती है। क्या मिलाया जाता है? गुड़ और चीनी मिलाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, गुड़ और चीनी मिलाई जाती है। अगर इसी को मैं एनसीईआरटी में अगर आपको दिखाना चाहूं तो देखिए चैप्टर नंबर आपका जो है यहाँ पर वो 4 है। ये देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में कुछ खास है नहीं इसमें, पर इसमें एक जिक्र आपको देखने को मिलता है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि यार आपको जब एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप इस सेशन को देखोगे तो काफी अच्छा रहेगा। ये देखिए यहाँ पर पहली बात यहाँ एक नोट करेंगे आप, आंध्र प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है आत्रेयपुरम। आत्रेयपुरम गांव कहाँ पर? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये गांव कहाँ पर है भैया? ये गांव आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में ये गांव है, ध्यान रखिएगा, पहले ही चीजें नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो आम का अचार है, आम का अचार है ना, उसे क्या कहते हैं? ये देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में सही देखेंगे आप, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मामीडी तांड्रा भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ देखिए मामीडी तांड्रा, जिसे हम आम पापड़ या इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? आम का अचार भी कहते हैं ना। इसे बनाने के लिए क्या करते हैं लोग? चीनी डालते हैं इसमें, है ना। चीनी या गुड़ आदि मिलाकर क्या करते हैं? इस तरह के अचार को ये प्रिपेयर करते हैं, इस तरह के अचार को ये तैयार करते हैं। ध्यान दीजिएगा,
एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने था यहाँ पर, जो आपने अभी देखा माविडी तांड्रा के विषय में था। देखिए अब आप इस चैप्टर को अगर पढ़ते तो इतना सा दिया था उसमें, बताइए केवल इतना सा दिया, तो क्या पढ़ेंगे आप उसमें? चीनी और गुड़ को मिला के बनाया जा रहा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, घटपड़ी के विषय में क्वेश्चन आ जाता है, घटपड़ी के विषय में क्वेश्चन आ जाता है। घटपड़ी एक पादप कीट है जो मेंढक को फंसाकर खा जाते हैं। तो ये देश कहां पर पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है, प्रश्न ये उठता है। चलिए आप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मैं तो यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा हूँ कि आपका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर ये होना चाहिए मित्रों, मेघालय। देखिए इसके विषय में मैं आपको कुछ बता देना चाहूंगा। ये भारत में तो मेघालय में पाया जा रहा है, पर बाहर जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा, इंडोनेशिया में मिलेगा, भारत में आपको मिलेगा तो मेघालय में मिलेगा। ये कीटभक्षी पौधा है। ये क्या करता है, ये कीटों को खाता है। कीटों को भक्षण करने के लिए आप कह सकते हैं कि सर ये एक मांसाहारी पौधा है। क्या कह सकते हैं आप लोग कि एक मांसाहारी पौधा है? क्या कह सकते हैं कि एक मांसाहारी पौधा है आपका जो निफेथिंस है। अब देखिए निफेथिंस के ऊपर जब बात छिड़ती है तो देखिए यहाँ पर इसका आकार कैसा होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। तो जो कि निफेथिंस का जो आकार होता है ना, वह एक घड़े के जैसा होता है। कैसा होता है? घड़े के जैसा होता है। ध्यान दीजिएगा भाई, निफेथिंस कहाँ गया? ये आ गया भाई, बहुत देर लगाया इसने आने में। चलिए देखिए यहाँ पर ये है निफेथिंस पौधा, एनसीईआरटी डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूं मैं। और ये निफेथिंस पौधा जो है, ये देखिए इसका जो माउथ होता है ये किसका बना होता है? पत्तियों का। मेरे साथ बोलेंगे आप तो ये क्वेश्चन बनेगा आपको और अच्छे से बनेगा, ठीक है। इसका जो ये माउथ है ये किससे होता है? पत्तियों का बना हुआ होता है। अगर एनसीईआरटी में मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यही कहीं लिखा है। इसका जो माउथ होता है एक्चुअली कैसा होता है? लंबे घड़े के आकार का, लोटे के आकार का होता है। और ढक्कन कैसा होता है? पत्तियों में ढका हुआ होता है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, भारतवर्ष में, मेघालय में देखने को मिलता है। ये ऐसी जमीन पे उगता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। कैसी जमीन पे उगता है? जहां नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। और उसी कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है? ये यहाँ पे कीटों का भक्षण करता है। इसकी देखिए टेक्निक क्या है वो बताता हूं मैं आपको। ये क्या करता है? पहले खास तरह की खुशबू निकालेगा, आवाज नहीं निकालेगा। एनसीईआरटी कंफ्यूज करेगा आपको कि ये आवाज निकालेगा, पर मैं आपको एनसीईआरटी कह रहा हूं, सीबीएसई पेपर में कंफ्यूज करेगा कि ये आवाज निकालेगा, पर ये आवाज नहीं निकालेगा। ये आवाज नहीं निकालेगा। ये क्या निकालेगा भाई? ये निकालेगा एक खुशबू, एक शानदार खुशबू निकालेगा। कीट अट्रैक्ट होगा, इसके माउथ में बैठ जाएगा। जैसे ही बैठेगा पत्तियां का ढक्कन बंद हो जाएगा और उस कीट का कल्याण हो जाएगा। कहना चाहिए भैया उसका हो गया बेड़ा पार। अब वो डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, पचा दिया जाएगा उसको, आप ये कह सकते हैं। और ये ऐसी जमीन पे उगते हुए दिखाई देंगे जहां पर क्या होगा भैया? आपका यहाँ पर कहना चाहिए नाइट्रोजन की कमी होगी। एक मिनट यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, यहाँ पे और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं था इसमें। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें वेलक्रो के विषय में, और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलो इसे जान लेते हैं फिर, ताकि हम लोग अच्छे से अध्ययन कर पाए। देखिए वेलक्रो की घटना है 1948 की। एक दिन था, सुबह सुबह एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉर्ज मेस्टल। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जॉर्ज मेस्टल। जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ घूम रहे थे। वहां पे कहीं ना कहीं यहाँ पे अकोना जो होता है उसके बीज उड़ते हैं, कुत्ते में चिपक जाते हैं, वो घींच के निकालते हैं। तो भैया उनको एक आइडिया आता है कि कोई ऐसी चीजें बनाया जाए जिनको हम घींच के निकाल सकते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं, जैसे सैंडल में या लड़कियों के पर्स में देखा होगा एक चर से आवाज आती ना, तो उसे इन्होंने वेलक्रो का नाम दिया। किसका नाम दिया? वेलक्रो का नाम दिया था। और ये वेलक्रो जो है मित्रों, यहां पर ये वेलक्रो जो थी इसकी इन्वेंशन की गई थी 1948 में। किसने की थी? जॉर्ज मेस्टल ने की थी। ये आइडिया आता है और उस समय से भैया क्या होता है? आपके वेलक्रो का निर्माण हो जाता है। आपके वेलक्रो का निर्माण हो जाता है। देखिए क्वेश्चन और बन सकता है कि जब पौधा आप बोते हैं, कोई पौधा अगर आप यहां पर बो रहे हैं, तो इसका अंकुरण में सबसे पहले क्या आता है? पत्तियां आती है, जड़ आते हैं, फूल आते हैं, बीज आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब आप किसी पौधे को बोते हैं तो अंकुरण में सबसे पहले जड़ निकलती हैं। और जड़ के निकलने के लिए क्या परिस्थितियां होती है? हवा होना चाहिए, नमी होना चाहिए, पानी होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि भैया प्रकाश होना चाहिए, पर जरूरी नहीं कि सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर सूर्य का प्रकाश अगर नहीं भी मिलेगा तब भी पौधा क्या होगा? अंकुरित हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां भी आता है, जैसे आपने देखा होगा कि चना सेगा है आपका, है ना? चना सेगा है और चने को अगर आप तोड़ दें, चने को अगर आप तोड़ दें
चने को अगर आप तोड़ दें तो उसकी जो उपजाऊ क्षमताएं होती है या उसका जो बीज उगाने की क्षमता होती है वो कैसी होती है, खत्म हो जाती है। तो टूटे हुए बीजों में यहां पर कह सकते हैं आप, टूटे हुए बीजों में अंकुरित होने की क्षमता नहीं रहती है। ये भी ध्यान दीजिएगा। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहां पर क्या निकल कर आ रहा है। यहां पर आपने देखा होगा कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो चीजों को काटते और कुतरते रहते हैं, जिसमें से नाम आता है गिलहरी का, जिसमें से नाम आता है चूहे का। चूहे और गिलहरी ऐसे जानवर होते हैं मित्रों जो हमेशा क्या करते हैं, चीजों को काटते और कुतरते ही रहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक आ रहा है मिर्ची का। आपने देखा ये मिर्ची बनी हुई है, बड़ी खतरनाक मिर्ची है ये, और ये मिर्ची भारतवर्ष में कहाँ लाई गई थी, ये प्रश्न बनता है और आपसे पूछा जाता है किसने लाया था, ये प्रश्न भी बनता है। देखिए भारतवर्ष में पुर्तगाली जो थे, ये गोवा से होते हुए व्यापार के मार्ग से मिर्ची आती है भारतवर्ष में। गोवा से होते हुए कौन लेकर आते हैं, पुर्तगाली लेकर आते हैं। कहां से लेकर आते हैं, दक्षिण अमेरिका से लेकर आते हैं। कहां से लेकर आते हैं, दक्षिण अमेरिका से लेकर आते हैं। कौन लेकर आता है, पुर्तगाली लेकर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे आगे जाकर कि गोभी, आलू, मटर कहां से आए वगैरह वगैरह, ये सब चीजें मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। फिलहाल अभी हम चलेंगे एक अगले टॉपिक की तरफ जो है हमारा, यहां देखते हैं कौन सा एमसीक्यूज हमारे इंतजार कर रहा है। देखिए यहां पर वही सवाल आया ना कि वेलक्रो की इन्वेंशन किसने की, जिसमें प्रकृति से प्रेरणा मिली है, दो चीजें आपस में चिपक रही है, निकाल रहे हो, तो ऐसे वेलक्रो का इन्वेंशन किस महोदय ने किया है, प्रश्न ही आया आपसे। तो आपको अच्छे से मैंने बताया था कि जॉर्ज मेस्ट्रल, क्या बताया था, जॉर्ज मेस्ट्रल बताया था। क्या बताया था, जॉर्ज मेस्ट्रल। हालांकि 1 घंटे से ऊपर क्लास चलेगी आज, बता दूं 1 घंटे से ऊपर क्लास चलने वाली है आज। जॉर्ज मेस्ट्रल इसका नाम आता है इनका। इसमें हमारे देश में लगभग खाने में मिर्च डाली जा रही है। अब ये भी क्वेश्चन आपको बताया अभी मैंने कि मिर्च कहाँ से लाई है, तो मिर्च आपके पुर्तगाली लेकर आए हैं। कहाँ से लेकर आए, दक्षिण अमेरिका से लेकर आए। कहाँ से लेकर आए, दक्षिण अमेरिका से लेकर आए। कौन आया, पुर्तगाली लेकर आए। कौन आया भैया, पुर्तगाली लेकर आए। अगला क्वेश्चन आता है, चलिए उससे पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हम लोग की क्या कहानी बनी है, कौन से देश से क्या चीजें आई है। देखिए अगर हम बात करेंगे, जैसा कि आपने देखा कि दक्षिण अमेरिका से क्या आई है, हरी मिर्ची आई है। हरी मिर्ची के साथ साथ आलू भी आया है, टमाटर भी आया है। कहाँ से आया है भैया, दक्षिण अमेरिका से आया है। यूरोप से क्या आया है, गोभी आई है, मटर आई है। ठीक है, अफ्रीका से क्या आया था, बीन आया था, भिंडी आई थी। ठीक है, अफ्रीका से आई थी। भारत से में क्या था भैया, यहाँ पर ये बीन की बात कर रहा है, मटर की, किसकी बात कर रहा है, ये मटर की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, मटर की बात कर रहा है। आम, संतरा, केला, मेथी, पालक, बैगन, मूली, ये कहा है कि भारत की है। चलिए देख लेंगे एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे। अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आ सकता है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन। अब भैया सीबीएसई कौन सा क्वेश्चन बना दे, ये कहना अभी तो डिफिकल्ट है, बस बनेगा क्वेश्चन आपका, बनेगा यही से। राजा घड़सी के द्वारा बनाया गया घड़सीसर झील किस जगह पर स्थित है, आपको बताना है। देखिए राजा घड़सी ने एक झील बनवाया था जिसे आप घड़सीसर कहते हैं, और ये घड़सीसर तालाब जो है ये राजस्थान में है। राजस्थान के जैसलमेर में आपको देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है भैया, राजस्थान के जैसलमेर में देखने को मिलता है आपको राजा घड़सी का तालाब। राजा घड़सी का तालाब कहाँ देखने को मिलता है, जैसलमेर में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, जैसलमेर में देखने को मिलता है। चलिए इसे थोड़ा सा एनसीईआरटी से देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ पर बूंद बूंद दरिया दरिया एक नाम है, एनसीईआरटी में चैप्टर है, जहां पर आपको राजा घड़सी का जिक्र देखने को मिलता है। देखिए ये बात है 650 साल पुरानी बात है, और 650 साल पुरानी बात है जहां पर जैसलमेर में राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर एक तालाब का निर्माण किया। हालांकि ये जो तालाब था मित्रों, यह तालाब आप देख पा रहे हैं, ये राजा घड़सी ने बनवाया था तालाब। और यह तालाब में इस तरीके से व्यवस्था थी कि 9 बड़े बड़े यहाँ पर तालाब इन्होंने बनाए हुए थे भैया। एक तालाब का पानी अगर भर जाए, दूसरे में चला गया, तीसरे में चला गया, चौथे में चला गया, तो इस तरीके से इन्होंने व्यवस्था की थी। पर आज ये घड़सी जी का जो तालाब है इसे विध्वंस कर दिया गया है। तो ये कहाँ पर है, ये राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ है, राजस्थान के जैसलमेर में है। अब देखिए हम थोड़ा सा अल-बिरूनी के विषय में फोकस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अल-बिरूनी के विषय में फोकस करते हैं। अल-बिरूनी क्या आते हैं, भारत में यात्रा करने के लिए आते हैं। ये किस देश से आते हैं, प्रश्न ये बनता है। तो ये भाई साहब आते हैं उज्बेकिस्तान से। कहां से आते हैं, उज्बेकिस्तान से आते हैं। आपके अल-बिरूनी आते हैं उज्बेकिस्तान से, और भारत में यात्रा के विषय में आते हैं। ये अल-बिरूनी जो होते हैं भारत में तालाब या पानी से वाली चीजें देखते हैं, कुएं, बावड़ी, तालाब, इन्हें सबसे ज्यादा पसंद आते हैं तालाब। इसके ऊपर ये एक पुस्तक भी लिखते हैं, और वो पुस्तक भारत के इतिहास को जानने के लिए आवश्यक होती है।
अब ये किताब है कौन सी, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है किताब है कौन सी। चलिए बताइए, अल बिरूनी ने जो किताब लिखी हुई है वो किताब एक्चुअली कौन सी है, वह बुक कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे वह बुक कौन सी है, आपको ये बताना है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ यहाँ डाक टिकट जो है ये 1973 में छपी थी, ये बोल रहे हैं 1973 में डाक टिकट छपी थी। ये उनके जन्म से 1000 साल पहले की बात है। जो अल बिरूनी थे ना, उनके जन्म से 1000 साल पहले की बात है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन बावड़ी के विषय में भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपने बावड़िया देखी होगी। बावड़िया मुख्यतः ऐसा माना जाता है कि भैया एक सीढ़ीदार कुआं होता है जहां नीचे उतरकर आपको पानी लेना होता है। जैसे सीढ़ी से उतरेंगे, यहाँ आएंगे, पानी लेंगे, फिर उसके बाद सीढ़ी से ऊपर जाएंगे आप। तो बावड़िया ऐसी होती है। बावड़िया मुख्यतः ये माना जाता है कि यात्रियों के लिए बनाई जाती थी, कि भैया यात्रियां कर रहे हैं तो उनके लिए बनाई जाती थी। वर्षा रहित राज्यों में बनाई जाती थी और राजा महाराजा लोग जो थे इस तरह की बावड़ियों का निर्माण किया करते थे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले क्या थे, यात्राएं करनी पड़ती थी, बड़े बड़े काफिले आते थे यात्रा करने के लिए, तो उसमें क्या होता था, पानी की व्यवस्था करके रखनी पड़ती थी। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ अगर हम देखें आगे जाकर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे। देखिए चलिए, पुराना क्वेश्चन हो गया तो उसको तो अभी फिलहाल मैं रिमूव करूंगा, और उसके बाद देखेंगे हम लोग की क्या चीजें निकल कर आ रही है। यहाँ पे जो जरूरी आप लोगों के लिए हो वो चीजें पढ़ा देते हैं, बाकी तो रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे एक दड़की माई थी, इनकी स्टोरी के बारे में बता देता हूँ शॉर्ट में। दड़की माई राजस्थान की ही थी और इन्होंने कमाल कर दिया था। सूखे कुएं, सूखे तालाबों में या पानी ला दिया था राजस्थान में, और खुशहाली ला दी थी दड़की माई, उसके लिए जानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, तरुण भारत संघ को। तो जो तरुण भारत संघ का जो कंसेप्ट आएगा भैया आगे आ जाएगा, तो हम लोग ना उसको आगे देख लेंगे। अभी हम उसको ना आगे देख लेंगे, वो कंसेप्ट को जैसे आएगा तो उसको ना हम आगे देख लेंगे, ठीक है, आगे देख लेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे अभी हम लोग क्या क्या कहानी बन रही है उसके ऊपर। ये कहते हैं अल बिरूनी के बारे में क्वेश्चन आ गया, आप इसको अटेम्प्ट करके दिखाएंगे मुझे क्या सही उत्तर है इसका। बिल्कुल 1000 साल पहले की बात ये कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हालांकि कोई गलत नहीं कह रहे हैं। ये 1000 साल पहले की बातें बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। देखते हैं आज कितना हो पाता है। 1 घंटे से ऊपर का समय आज हमने दिया है आपको। अल बिरूनी की यात्रा जिसमें हमारे देश में भ्रमण किया था, इसके बारे में नीचे के कथनों पर विचार करना है आपको। क्या विचार करना है ये आपको देखना है। चलिए आइए, देखिए ये कहते हैं कि भैया अल बिरूनी जो थे ये भारत में भ्रमण करने के लिए 1000 वर्ष पहले आए थे, तो बात तो सही लग रही है। उनने चीजों के बारे में लिखा है, वो देशों के भिन्न, अपने देशों से भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्रित करने में बनाए गए तालाब थे, है ना। तो ये चीज भी सही है। ये उनकी चीजों में जो लिखा है वो उनके अपने देश से भिन्न थी, बिल्कुल उनके देश से भिन्न नहीं है। हम उनके लेखों से इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये कथन कौन सा सही है आपको ये बताना है। देखिए सारे कथन मेरे हिसाब से सही हैं, अगर आपको दिए हुए हैं मिल रहे हैं तो बिल्कुल आप लगाइए अल बिरूनी के बारे में। अल बिरूनी भाई साहब जो थे ये उज्बेकिस्तान से आए हुए थे, बता दूं मैं आपको, और ये यात्रा करने के लिए आए थे और भारतवर्ष में यात्रा करी, और यात्रा करते करते इन्होंने कुछ ना कुछ लिख डाला। अल बिरूनी अरबी पुस्तक का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे एक पूछ रहा है कि अरबी पुस्तक का नाम क्या है। अरबी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। क्या नाम था? किताब उल हिंद इनकी एक अरबी पुस्तक का नाम था। ध्यान दीजिएगा। देखिए अल बिरूनी कोई ऐसा मामूली इंसान नहीं, एक ईरानी विद्वान है ये, ठीक है। एक आधुनिक भूगणित के जनक भी माने जाते हैं अल बिरूनी को। अल बिरूनी की एक किताब है उल हिंद अरबी, ये किताब है जो अल बिरूनी ने लिखी हुई थी। पर एक्चुअली हमें ये जानना था कि हमें जिससे भारत का इतिहास जान रहे हैं अल बिरूनी ने, वो पुस्तक कौन सी है, तो वो तारीख अल हिंद है। तारीख अल हिंद से भारत के इतिहास को जानने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है कुएं और बावड़ियों को लेकर। कुएं और बावड़ियों को लेकर आता है। हम लोग सोच रहे थे कि भैया ऐप में एक और आपके लिए, आज देखिए हमने न्यू ईयर का ऑफर लगाया हुआ है अभी, कि आप प्रीवियस ईयर आज से लेकर 1 तारीख तक आप केवल 150 रुपए में आप लोग ले सकते हैं। कितने में ले सकते हैं? 150 रुपए में ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप जो चाहे 2023 से लेकर जो लेना चाहता है 2011 तक, तो डेफिनेटली ऐप में विजिट कर सकता है। कूपन कोड वहीं पर मिलेगा, आपको अप्लाई कर लीजिएगा। न्यू ईयर 2024 एक कूपन कोड होगा, न्यू ईयर 24, तो वो आप लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए ये जल भंडारण के संरक्षण करने के लिए पारंपरिक प्रणाली अलग है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है।
यह मुख्य रूप से वर्षा की कमी वाले राज्यों में निर्मित किए जाते हैं। इनमें केवल दूषित जल होते हैं। नहीं, ये वाली बात गलत है ना, बाकी सारे सही लग रहे हैं मुझे। तो एक्चुअल अगर हम देखेंगे तो एबीसी सही लग रहा है, तो यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं ऐसे। एबीसी सही लग रहा है तो उसे ए पहले लॉक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं तरुण भारत संघ के विषय में। चलिए, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है, और यह संस्था का प्रधान निम्न में से कौन है, आपको ये सही विकल्प बताना है। हालांकि देखिए, इनके जो प्रधान है उनका नाम है राजेंद्र सिंह। क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद नाम है इनका, राजेंद्र सिंह नाम है इनका। और राजेंद्र सिंह जो है ये राजस्थान के हैं, और राजस्थान का ही एक संघ है जिसे आप कहते हैं तरुण भारत संघ। इसे टीबीएस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? टीबीएस के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे जाना जाता है टीबीएस के नाम से, टीबीएस के नाम से जाना जाता है तरुण भारत संघ। ये टीवीएस वाली नहीं है गाड़ी, टीवीएस है ना, बगार है अपाचे, वो नहीं है भैया, ये है टीवीएस तरुण भारत संघ। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर वाटरमैन क्या कहते हैं भैया, इंडिया का जो वाटरमैन है वो कौन है? वो आपके भैया यही है, भारत के जल पुरुष कहे जाने वाले, वाटरमैन कहे जाने वाले राजेंद्र सिंह ही है। वाटरमैन या जल पुरुष कहे जाने वाले कौन है? आपके राजेंद्र सिंह जी है, ये ध्यान रखिएगा। इनने एक तरुण भारत संघ खोला था, और तरुण भारत संघ क्या काम करता, चलिए इनके बारे में वन बाय वन जानते हैं। देखिए, तरुण भारत संघ टीबीएस ये राजस्थान का एक भीकमपुर में स्थित है, एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना होती है 1975 में, और ये लोग एकजुट होकर काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। और इनका काम क्या है कि जो पानी सूख गया है कुओं में, झीलों में, झरनों में, नदियों में, उनमें पुनः पानी की व्यवस्था करना, पुनः अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देना, ये आपके टीबीएस का काम है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये टीबीएस के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के वाटरमैन कहे जाते हैं, आपको बताया। 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से रूप में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सम्मानित किया गया है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। निम्नलिखित में से सूचना आरक्षित रेलवे टिकट से प्राप्त की जा सकती है, आप बताइए कौन सी सूचना है जो आरक्षित रेलवे टिकट से प्राप्त कर सकते हैं, आरक्षित रेलवे टिकट से आपको मिल सकती है। चलिए 5 से 7 मिनट और हम लोग क्वेश्चन लेंगे, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बफरिंग हो रही है, भैया मुझे एक बार बताएंगे कितने बच्चे के साथ बफरिंग का इशू आ रहा है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ना बफरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको बफरिंग का कोई इशू नहीं आ रहा है? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। चलिए, देखिए, बुकिंग करने की तिथि, यात्रा का समय, तिथि शुरुआत करने का समय तो होगा ही भाई, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा किस दिन जाना है किस दिन नहीं जाना है ना। ये तो चीजें रहती है। कोच का नंबर रहता है, बर्थ रहता है, किराया भी रहता है। यात्रियों का नाम नहीं होता भाई, आयु होती है, लिंग होता है, यात्रियों का नाम नहीं होता, सी गलत है। नाम के साथ रेलगाड़ी संख्या, बोर्डिंग स्टेशन, अंतिम रेलवे स्टेशन भी होता है ना। यहाँ पर गंतव्य स्थान तक पहुंचने की तिथि और समय भी होती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यार सी वाला जो ऑप्शन है वो डाइजेस्ट करने वाला ऑप्शन नहीं है, सी वाला। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका तीसरा है मित्रों, जो आपके पास है, ए बी डी एंड ई। ए बी डी एंड ई इसका राइट आंसर था। कोई व्यक्ति एक रेलगाड़ी टिकट से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकता है, आप ये बताइए। हालांकि देखिए क्वेश्चन नहीं है ये, यहाँ पे सारी जानकारी मिलेगी, दूरी भी मिलेगी, किराया भी मिलेगा, बर्थ भी मिलेगी, बोर्डिंग स्टेशन का नाम भी मिलेगा, अंतिम रेलवे स्टेशन तक जाएंगे वहां का नाम भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए हम आगे चलेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे, ट्रेन टिकट में पीएनआर क्या दर्शा रहा है? ट्रेन टिकट में पीएनआर क्या दर्शा रहा है? प्रश्न ये बनता है पीएनआर क्या दर्शा रहा है। हालांकि 1 घंटे का सेशन होता है, और मेरे हिसाब से बच्चों को यार 1 घंटा बहुत ज्यादा हो जाता है, क्लास को रिड्यूस करके आधे घंटे की लेनी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को देखते हुए। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेन टिकट क्या होती है। तो देखिए ये क्या होता है, यात्रियों का एक रिकॉर्ड होता है, आप कह सकते हैं कि यात्री का नाम का रिकॉर्ड होता है, पर यहाँ एक्चुअली नाम नहीं होता है, उसके बारे में सारी जानकारी होती है। तो वो चीजों का रिकॉर्ड आपको यहाँ पर पीएनआर नंबर में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है मृत सागर के विषय में। देखिए मृत सागर क्या है, इसके विषय में क्वेश्चन आया, पूछा जाता है आपसे। चलिए आप उत्तर देंगे क्या है मृत सागर।
देखिए, मृत सागर एक ऐसा सागर है जो दुनिया के सभी सागरों से ज्यादा नमकीन है, जिसके 1 लीटर पानी में आपको लगभग अगर आप देखेंगे तो 1 लीटर पानी में अगर आप देखेंगे तो लगभग आप इसमें 300 ग्राम नमक निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जल विषैला नहीं है। सबसे अधिक खारा है, दूसरा लॉक कर दीजिए। सबसे अधिक खारा है, दूसरा लॉक कर दीजिए। ठीक है, दूसरा लॉक कर दीजिए। ये वाला होगा कि समुद्र, सभी महासागर समुद्रों से कैसे अधिक खारा है। आगे चलते हैं। भारत की आजादी के समय महात्मा गांधी के जीवन में महत्वपूर्ण दांडी यात्रा हुई थी। यह घटना कब घटी थी, आपको ये बताना है। देखिए, ये घटना थी मित्रों 12 मार्च 1930 की। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी निकलते हैं 78 लोगों के साथ, और ये निकलते हैं दांडी के लिए, जो अहमदाबाद गुजरात का ही एक तट है। दांडी पहुंचने में इन्हें 24 दिन का समय लगता है। 6 अप्रैल के दिन ये दांडी पहुंच जाते हैं और 24 दिन ये चलते हैं और 241 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करते हैं। और 241 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करते करते यहां पर अगर आप देखेंगे 241 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करते समय इन्हें 24 दिन लग जाते हैं, और 24वें दिन ये दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ते हैं, जो टैक्स लगा हुआ है उससे मुक्ति दिलाते हैं। तो इसे ही आप दांडी यात्रा कहते हैं। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं तक रहेगा मित्रों। आप सभी से एक ही बात कहूंगा कि यार अभी तक आपने ये प्रीवियस ईयर का या मॉक टेस्ट आदि चीजें नहीं ली है तो ये जनवरी तक हमने एक विशेष ऑफर निकाल दिया है। इसमें आप लेना चाहें तो डेफिनेटली आप लोग ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये मात्र 150 रुपए में ये आपको मिलेगा जब आप एक कूपन कोड डालोगे। इसमें कूपन कोड क्या रहने वाली है, यहाँ पर रहने वाली है यहाँ न्यू ईयर 24। हालांकि ऐप में जाओगे तो आपको कूपन कोड खुद दिख जाएगी। जो बच्चे बार बार मुझसे कह रहे थे कि 29 रुपए का मॉक टेस्ट तो वो ले लीजिएगा, नहीं लेना है तो 29 रुपए में एक फ्री भी है, वो जाके लगा लेना। सामाजिक विज्ञान वाले जो बच्चे हैं पेपर 2 के लिए, उनके लिए मॉक टेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, बहुत नॉमिनल प्राइस में आएंगे, कल तक आ जाएंगे। अभी काम चल रहा है इसमें, जिसमें आपको CDP, SST, हिंदी और इंग्लिश, और हम चाहेंगे संस्कृत भी आ जाए, तो वो चीजें आपको पेपर 2 के लिए मिलने वाली है। सोशल साइंस के जो बच्चे हैं वो पेपर 2 के लिए भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग जो होगी 50 रुपए से नीचे रहने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें हम मल्टीपल मॉक टेस्ट देने की प्रयास करेंगे, हम ज्यादा मॉक टेस्ट देने का आपको प्रयास करेंगे जितना ज्यादा हो सके। तो ये आई थिंक कल लॉन्च होगा, ये वाला जो मॉक टेस्ट है ये कल लॉन्च होगा। अभी न्यू ईयर के थ्रू में हमने आप लोगों के लिए इसमें पैसे बहुत कम करवा दिए थे। ये पहले कुछ थोड़ा सा कॉस्टली था, पर इसको अभी हमने डाउन कर दिया है, जो प्रीवियस ईयर का था तो वो 150 में आपको मिल रहा है। तो चलिए फिलहाल आपके लिए आज के लिए इतना ही। जुड़े के धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू।